जो इसका मैंने एक नोट्स भेजे है बेटा। दिस चैप्टर जो एग्रीगेट डिमांड है, इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर भी लिखा है कई जगह, ये 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। द वेरी फर्स्ट डील्स विद, जो आपको नोट्स मिल गए, बाकी के 2 नोट्स आपको साथ साथ आ जाएंगे जैसे जैसे आपका ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट में भी न्यूमेरिकल्स हैं जो पेपर में आते हैं, और सेकंड में भी न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, तो अगेन वही, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे नेशनल इनकम की पहले थ्योरी पढ़ाई थी और फिर थ्योरी बेस था न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल्स अपने आप सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। सेम गोज इन द केस ऑफ सेकंड। थर्ड इज नॉट हैविंग एनी न्यूमेरिकल। थर्ड तुमने ऑलमोस्ट करा हुआ है। इसमें हमारे चैप्टर में बात होती है एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई टर्म की, या फिर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, तो ये फिर भी आप जानते हो कुछ हद तक। तो मुझे इस चैप्टर को पढ़ाने में कभी भी किसी भी साल टाइम नहीं लगा ज्यादा। सो आई एम गोइंग टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दीज 2 चैप्टर्स। ट्रस्ट मी, हम चाहे ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े, आपको पक्का समझ में आएगा, क्योंकि मैं भी अपनी इनपुट डालूंगी, आप भी अपनी इनपुट डालेंगे इसको समझने के लिए। राइट है? तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब जैसे कि मैंने नाम अभी क्या बोला, एक तो अभी बीच बीच में ज्वाइन करेंगे तो फिर गड़बड़ है, रुक जाओ। हाँ, मैंने नाम क्या स्टार्ट किया, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। पहले तो हम ना ये डिमांड वर्ड पहले से फेमिलियर है बच्चों, है ना। अगर याद हो, माइक्रो में हमने एक टर्म पढ़ी थी डिमांड, फिर एक टर्म पढ़ी थी मार्केट डिमांड, है ना। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, यू रिमेंबर एनीथिंग अबाउट दीज 2 टॉपिक्स? एनीथिंग? किसी को याद हो तो थोड़ा बताओ मुझे। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है ना? किसी को भी नहीं याद इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड? ठीक है जी, ऑल पर्सन्स इन द मार्केट, बिल्कुल ठीक है, काफी हद तक सही है। अच्छा चलो, अब हम ये तो दो टॉपिक्स पढ़े थे माइक्रो लेवल पर, जो छोटा लेवल मानते हैं। ये है मैक्रो लेवल। हमने एक चीज तो पढ़ी थी कि डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, कुछ याद है वर्ड ऐसा, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन? एग्रीगेशन क्या होता है पुत्र? ऐड करना, समेशन को कहते हैं एग्रीगेशन। हमने कहा था माइक्रो में भी समेशन होता है, बट द डिग्री इज लो, और यहां पर डिग्री इज हाई, जोड़ने का। वो इस एंगल से कहा यहां सिर्फ एक बंदे की डिमांड है, यहां सभी लोगों की डिमांड है, ठीक है। तो एग्रीगेट हो गया ना ये वाला, तो ये इससे ब्रॉडर हुआ। हाँ ठीक है, किसी लिमिट तक तो ये होता था। चलो, अब एग्रीगेशन भी साइड में रखते हैं, इसकी इतनी ज्यादा कोई यहां इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जो पॉइंट है वो पता है क्या है? अब मेरा आपसे सवाल ये है कि मार्केट डिमांड भी अगर हाई एग्रीगेशन का है, तो फिर मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड क्या एक ही बात है या अलग है? माय क्वेश्चन टू यू इज मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड द सेम? यहां पर अब नोट्स खोलने की कोई जरूरत नहीं, पहले मेरी सारी स्टोरी सुननी है फिर नोट्स पढ़ने हैं आपने। हम बोर्ड पे पढ़ रहे हैं एक तरह से क्लास में, तब तो हम नोट्स नहीं ना देखते, अभी हम सामने पढ़ रहे हैं। हाँ जी, इज मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड द सेम? हु वुड लाइक टू आंसर? नंदिता, वुड यू ट्राई? You don't think so, but you know any difference, any idea? नहीं आइडिया? कोई और? हाँ प्लीज प्लीज। तो यहां भी सारे बंदों की डिमांड की बात कर रहे थे, है ना। किस ऑल ओवर द कंट्री भी तो, मार्केट भी तो ऑल ओवर द कंट्री हो सकता है। चलो मैं थोड़ा ठीक करती हूं तुम्हारे लिए, अब सुनो ध्यान से। इंडिविजुअल डिमांड इज अ पर्सन's डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिए मेरी बात। इंडिविजुअल डिमांड इज एक बंदे की डिमांड, बट फॉर व्हाट? फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट।
मार्केट डिमांड इज सभी बंदों की डिमांड फॉर द सिंगल प्रोडक्ट. हेलो, इफ आई से 10 रुपए का बॉल पेन राहुल ने 2 खरीदे, तो ये कौन सी डिमांड की बात कर रहे हैं हम? जल्दी बताइए. इंडिविजुअल. ठीक है, ऑल इंडिया में यही वाला बॉल पेन 2 लाख बिके. सेम बॉल पेन. किसकी बात कर रहे हैं? वेरी गुड. ऑल प्रोडक्ट्स एंड ऑल कंज्यूमर्स. ये कुछ बहुत बड़ा नहीं हो गया? सारे प्रोडक्ट्स, सारे कंज्यूमर कितना खरीदते हैं इज व्हाट? एग्रीगेट. That is why this is much bigger than market demand and than individual, तो of course. ठीक है, तभी इसे माइक्रो में रखा, क्योंकि माइक्रो में वी स्टडी अबाउट सिंगल प्रोडक्ट, है ना. इट इज अ स्टडी ऑफ अ सिंगल फर्म और एन इंडस्ट्री. ओके, बट यहां पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेंसिल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन द नेशन, और वो कितना कितना बिका इज व्हाट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. दैट इज व्हाई वी से द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इज वेरी 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 हाई. दैट इज व्हाई इट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो स्टडी. अब ये भी बात पक्की है कि माइक्रो लेवल हम सब पढ़ते हैं जो बिजनेस करते हैं. व्हाट डू आई मीन टू से? अगर भैया तुमने एक ऐसा पेन बनाना है, अगर इफ यू वांट टू प्रोड्यूस सच पेन, यही वाला जो ये हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं, तो तुम माइक्रो लेवल की पढ़ाई करोगे, तुम स्टेशनरी इंडस्ट्री स्टडी करोगे, और तुम देखोगे भैया स्टेशनरी में इस टाइप के पेन हैं वो कितने बिके हैं, मुझे एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड है, ये आप नहीं स्टडी करोगे कि सारी इंडिया में सारे प्रोडक्ट्स कितने बने, कितने बिके, तुम्हें कोई मतलब नहीं. तुम कौन सी अपनी, जिसे हम निश मार्केट सुन रहे हैं आजकल शार्क टैंक में बहुत ज्यादा, निश मार्केट इज टॉकिंग अबाउट ओनली वन प्रोडक्ट. वो कहना जी स्टार्टअप होता है, एक के बारे में बात करो. तो यहां हम बहुत बड़ा वाइडर लुक बात करते हैं. ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिसी मेकर्स की पढ़ाई है, एग्रीगेट डिमांड को जानना. ये कब जानते हैं? वही जो स्टोरी दिवाली में, जब दिवाली आती है या कोई भी बड़ा ओकेजन आता है, हम सोचते हैं क्या क्या सामान बिका. अरे भाई दिवाली में तो बहुत सारी सी चीजें बिकती हैं. कितनी बिकी तो पता चलता है नेशन ग्रो हो रहा है कि नेशन डिक्लाइन हो रहा है. सो पहले सिर्फ इस पूरी स्टोरी में मैंने तुम्हें एक ही बात समझाने की कोशिश की कि हाउ मार्केट डिमांड इज डिफरेंट फ्रॉम एग्रीगेट डिमांड, और मे बी एग्रीगेट डिमांड इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केट डिमांड. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर किसी को भी 1% भी डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे चलूं. अगर वो दोनों प्रोडक्ट सिमिलर हैं, जैसे मेरे फैक्ट्री में पेन और पेंसिल बनते हैं, है ना, सो दिस आप बताओ, मैं सिर्फ इन दो की स्टडी कर रही हूं. एम आई डूइंग मैक्रो स्टडी और अ माइक्रो स्टडी? यू टेल मी. हाँ बिल्कुल, क्योंकि when I say all products and when I say government officials, they're not only interested to know stationery industry, they wanted to know about cycle industry, they wanted to know about spare parts industry, they wanted to know about everything. तो वो कभी भी मैक्रो नहीं बनी, चाहे 1 की 2, 2 की 3 कह लो, एक इरेजर भी आ गया इसमें, पेन की इंक भी आ गई, तो भी ये मैक्रो का पार्ट नहीं बनती. ये माइक्रो में वाइडर फॉर्म हो सकता है कि माइक्रो का और एडवांस हो गया, पर ये तो मैं सेम इंडस्ट्रीज की बात कर रही हूँ, वैसे भी एक ही चीज में फॉल कर रहा है. तो माइक्रो में अगर मैं 1 या 2 चीजें बनाती हूं तो मैं यस आई स्टडी अबाउट सिमिलर प्रोडक्ट्स, राइट. सो आई एम इन माइक्रो स्टडी ओनली. बट व्हेन आई हम्म 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 मैं तुम्हें पर्पस समझाती हूं, फिर तुम्हें ये सवाल खत्म हो जाएंगे. मैंने वर्ड क्या लिखा है? ट्रेंड. गवर्नमेंट वांटेड टू सी व्हाट इज द ट्रेंड इन द नेशन. इज देयर एन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन? आर पीपल बाइंग मोर और बाइंग लेस? Is there any growth in agriculture
और अ डाउनफॉल इन इंडस्ट्री। अब ये मेरी पढ़ाई किस तक सीमित रहेगी अगर तुम्हें मैं ये कीवर्ड्स बताऊं, क्योंकि मैंने कहा ऑफिशियल्स पॉलिसी मेकर स्टडी करते हैं। अब तो ये रेस्ट्रिक्टेड रही नहीं ना प्रोडक्ट वाइज जो तुम पूछ रहे हो, है ना। हॉजरी जानना है या फिर साइकिल पार्ट्स जानना है, ये तो जानना ही नहीं है ना उनको। उनको जानना क्या है बस। आई एम श्योर आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, नॉट इन अ डायरेक्ट वे बट थोड़ा सा घुमाकर। हैव आई? ट्रेंड जानना है ना, देश देख रहे हैं किस एंगल में जा रहा है, देश बढ़ रहा है गिर रहा है, तो मैक्रो। इस प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, अच्छा साइकिल बना रहे थे स्टेशनरी देखते हैं, या साइकिल बना रहे थे ट्रैक्टर पार्ट्स देखते हैं, माइक्रो, है ना। माइक्रो में हम स्टडी हमेशा किस लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए। मुझे डाइवर्सिफाई भी करना है ना, तो भी प्रॉफिट के लिए। पेन बना रही थी, अब सोच रही हूं मैं ना पेपर बनाना शुरू कर देती हूँ साथ में, है ना। तो पर्पस ही डिफरेंट हो जाता है। व्हेन द पर्पस इज डिफरेंट and the purpose is to earn profit, so you always remember it is micro study. When the purpose is to know, to make the policy, to know the trend, growth, fall, GDP बढ़ेगा गिरेगा, इन्फ्लेशन होगा डिफ्लेशन होगा, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का काम होगा। ये नहीं देख रहे होंगे ये प्रॉफिटेबिलिटी वाली इंडस्ट्री है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी वाली इंडस्ट्री है। तो दैट बिकम्स एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? ग्रेट। तो अभी हम आते हैं पहले अपने ये वाले क्वेश्चन पे, जो आपको नोट्स भेजे हैं उसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज सेकंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नहीं कराया मैंने अभी। हाउ एग्रीगेट डिमांड, एडी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केट डिमांड। प्रिंट निकाल के रखने नोट्स के, अगर आप सोच रहे हो फोन पे पकड़ के या लैपटॉप पे पकड़ के पढ़ाई होती है, नहीं होती बेटा, वो ट्रेडिशनल वे अच्छे होते हैं। एडी इज द टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द एंटायर इकोनॉमी। Market demand is the total demand for how many products? one commodity. बस मेजर डिफरेंस ये है। एक नंबर के लिए हमने आज ये काम कर लिया। अब हम चलेंगे अगले नंबर बनाने, ठीक है। चलो अब मैं बात करूंगी एग्रीगेट डिमांड से हमारा मतलब है क्या। अगर मैं तुम्हें कहूं एग्रीगेट डिमांड हमेशा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, क्या बोला मैंने? If I say demand, total demand, aggregate is equal to aggregate expenditure, would you agree? Would you all agree? No. Okay. How? Yes वाले भी बताओ, no वाले भी बताओ। Yes कौन है? नंदिता बोलो बेटे। होता है, आप सही बोल रहे हो। हाँ एक मिनट। हाँ, when you demand you spend, if you're spending you are converting your demand, right? Okay. अच्छा यशित आप कैसे कह रहे हो कि गड़बड़ है? तुमने माइक्रो में ना, फिर इसका मतलब तुमने माइक्रो में डिमांड वर्ड नहीं समझा। चलो मैं पहले यही समझाती हूँ, अच्छी बात है, मुझे पता है बड़े सारों के दिमाग में ये गड़बड़ है। नहीं, डिमांड, हाउ दीज थ्री वर्ड्स आर डिफरेंट। नीड या इसे वांट भी कहते हैं। ओके भेज दो उनको अंदर। हाँ, दीज थ्री वर्ड्स आर डिफरेंट। कैसे? नंबर वन डिजायर, नीड या वांट भी कहते हैं इसको। तीन वर्ड्स बना दिए मैंने, ये एक ही कैटेगरी है। एंड डिमांड 1, 2 and 3, आर दे थ्री द सिनोनिम्स और दे आर डिफरेंट? टेल मी। डिफरेंट हाउ? मेरा बैग बंद है। हाँ जी, कैसे? डिजायर, ओह माय गॉड। ओके, बाकी लोग भी जरा मारो तुक्के तुक्के फटाफट से। हाँ जी मारो तुक्का, बाकी लोग कुछ भी मारो। अच्छा, और डिमांड फिर क्या है? आई डिमांड दिस, चाहिए चाहिए।
देखो है ना कितना पंगा पड़ गया। इंग्लिश में पूछते टीचर से तो कहते सिनोनिम है, पता है तुम्हें? इंग्लिश टीच, हाँ डिजायर मतलब मुझे लेना है, तो मिल गया कि नहीं मिला? नहीं मिला। और नीड मिल गई। चलो मैं ऐसे साफ करती हूँ, काफी क्लोज हो वैसे आप। डिजायर क्या होती है पता है? इट्स मियर अ विश। इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट पढ़ा रही हूँ, जो माइक्रो में डिमांड शुरू करते ही पढ़ाती होती हूँ मैं चैप्टर। डिजायर इज मियर अ विश विच हैज नो बेस। एक रिक्शा वाला ऊपर आकाश में देखते हुए कहता है परहैप्स मेरे पास ये एरोप्लेन होता, तो ये क्या है उसकी? डिजायर, क्योंकि ही हैज नो फाइनेंशियल बेस एंड ही इज वांटिंग दिस एरोप्लेन। ठीक है। नीड, जब बेस हो गया, हाँ इसमें से वो नीड नहीं, ये तो मैंने लिए। नीड मतलब बेस है, मतलब एक बंदा बीएमडब्ल्यू में बैठा है और उसके पास पैसा है और वो कहता है चल यार मर्सिडीज ले लेता हूं। ले सकता है ना, बाय तो कर सकता है, बाय कर सकता है ना? अंबानी अंकल आकाश में देखते और कहते यार मुझे ये एरोप्लेन चाहिए। ही हैज अ बेस, ही कैन बाय। ठीक है। अभी खरीदा है कि नहीं? अभी नहीं, अभी डिमांड नहीं हुई बेटा। हमें लगता है पता नहीं क्यों, हमें क्योंकि हम घरों में ये वर्ड्स यूज करते हैं, पापा आई डिमांड दिस या आई वांट दिस। हमने ऐसे सिमिलर टर्म में लेते हैं। वांट का मतलब पापा ये तो देना ही देना, नहीं तो चाहिए ही चाहिए, ये क्या बात हुई, है ना? डिजायर में भी तुम कुछ ज्यादा ही मांगी जा रहे हो, कुछ और ही ऐसा जो तुम्हें, तुम्हारी नीड भी नहीं है और कुछ भी नहीं, तो हमें ये लगता है सिमिलर है। नो, डिमांड कब हुई? अंबानी अंकल ने आकाश में देखा, बोला ये एरोप्लेन मेरे पास होना चाहिए, अभी लिया नहीं है बेटा। व्हेन योर नीड इज कन्वर्टेड, आई मीन इसका मीनिंग पता क्या था? व्हेन अ पर्सन हु इज विलिंग एंड एबल टू बाय, विलिंग भी है और क्या है? बेस भी है। ही कैन बाय, विलिंग एंड एबल टू बाय एट सम प्राइस, क्योंकि उसके पास पैसा है, एंड पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये भी सोच रहा है कि खरीद चुका है। डिमांड का मतलब आप बताओ क्या होता है बेटा? सोच रहा है, खरीद लिया, खरीद लिया। इट्स अ कन्वर्टेड सेल। व्हेन यू बॉट दिस, तभी तो वो कहते हैं इस साल 2021 या 2021 में मारुति की डिमांड थी 1 लाख गाड़ियां। डिमांड मतलब लोग सोच रहे थे, 1 लाख लोग सोच रहे थे लेने, ले लिया था। When you demand means you bought, it's a converted sale। राजेश तब क्लियर हुआ? जब ये ले लिया इसका मतलब they have spent money on that। Yes, if I am buying a car, say 10 lakh rupees का मैंने खर्चा किया, so I demanded a car। In the whole nation 50,000 करोड़ या 50 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, यानी कितना सामान बिका, कितने की डिमांड हुई? 50 करोड़ की। So they both are the synonyms or they are the same, or you can say expenditure। you remember वो माइक्रो छੱਡ दो, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं याद है, फिर मैं भी रेफरेंस दूंगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। मतलब डिमांड यानी मैंने खरीद ली तो मैंने उसके ऊपर क्या किया? एक्सपेंडिचर किया। दिस इज हाउ दीज टू टर्म्स आर सिमिलर। डन है? दैट इज नाइस। चलो अब आते हैं इधर क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहता जी व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड। ये देखो मैंने नीचे डब्बे में डाला, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ही होता है भाई। कैसे? इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल वैल्यू, राइट, which all the sectors of an economy are planning to buy at different level time। वो मीनिंग लिख दिया उसने सारा, समझ गए? In other words, aggregate demand is equal to aggregate expenditure, यानी willing to incur during a given period of time, यानी they are spending this money। तो यहां सिर्फ इस क्वेश्चन में, पेपर में नहीं आना, इसका मीनिंग याद करना है। ये बताना मोटिव था पहले क्वेश्चन में, एडी भैया एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। तो ये मोटिव मेरा सक्सेसफुल हो गया यहां तक। मे आई प्रोसीड फर्दर? ग्रेट।
अब तुम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर कहते हो, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी वो जो नेशन का एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड, ये कहां चले गए? हाँ, ऑफ कोर्स इट इज कनेक्टेड। याद है नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड क्या क्या लेते थे बच्चों? विच आइटम्स वी यूज टू इंक्लूड? एनीबडी? वेरी गुड। सबसे पहला था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगला बताओ, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, नेट एक्सपोर्ट्स। लास्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। याद है? वो भाई याद है कि नहीं? हेलो, आवाज आ रही सबको? हाँ, दोबारा सुनो। हम कह रहे हैं एग्रीगेट डिमांड यानी देश की सारी चीजों का डिमांड, उसका मतलब देश का सारा खर्चा। देश का सारा खर्चा तो हम फॉर्मूला लगा के निकालते थे। कैसे? ये वाला एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का मैंने यहां फॉर्मूला लिख दिया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मैं कोड लिख देती हूं यहां पे, सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी। नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जीडी इन्वेस्टमेंट यानी आय। इन सबको हम ऐड करते थे एंड वी यूज टू गेट व्हाट? एक्सपेंडिचर मेथड से क्या मिलता है हमें? यही मिलता है। हेलो, ठीक है। सो जीडीपीएमपी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, ग्रॉस लेवल पर है, मार्केट प्राइस पर है। सबको ये बात समझ में आई बेटा? ग्रेट। अब मैं इधर शिफ्ट करती हूं। अगर मैं इस कोड को यहां लिखूं, सी प्लस आई प्लस जी, जैसे मर्जी लिख लो, एक्स माइनस एम, ये बनता है जी फॉर्मूला एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का। अगर एग्रीगेट डिमांड इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इन अ वे ये इसका फॉर्मूला हो गया। हाँ या ना? गुड। और हम यहां पर एक और अभी एक एजम्पशन ऐड करती हूं मैं यहां पर, कि हम इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी टू सेक्टर मॉडल। यू रिमेंबर टू सेक्टर मॉडल, क्लोज्ड इकोनॉमी? बच्चों याद है दो सेक्टर मॉडल? वेयर देयर इज, हाँ, वो जो हाउस होल्ड और फर्म वाला बनाया था बच्चा। हाउस होल्ड और फर्म सिर्फ दो ही लोग हैं भाई इस वाली इकोनॉमी में, है ना? तो फिर पहली बात, दो बातें मैं बोल रही हूं साथ साथ। टोटल फॉर्मूला क्या है एडी का? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जो बच्चे इकोनॉमिक्स में अपना करियर बनाना चाहेंगे वो अपनी मास्टर्स तक सिर्फ यही फॉर्मूला के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते रहेंगे, पता है? इसी की तोड़ मोड़ पढ़ेंगे, बहुत वास्ट लेवल पर है ये चार बातें, ठीक है? लेकिन टू बिगिन विद क्योंकि हम सिर्फ टू सेक्टर मॉडल पढ़ते हैं, तो इसीलिए हम सिर्फ ये दो लेंगे, इन्वेस्टमेंट जो फर्म करती है, कंजम्पशन जो हाउस होल्ड करता है। तो इस चैप्टर में फॉर्मूला हो गया एडी का सी प्लस आई इन टू सेक्टर इकोनॉमी। कोई है जिसे मेरी बात ना समझ में आई हो बच्चे? वैसे फॉर्मूला ये है, आ गई है ना? वैसे फॉर्मूला ये है, लेकिन जब फॉर्मूला लगाएंगे, सम्स निकालना है, तब हमने एजम्पशन लगाई है कि भैया एग्रीगेट डिमांड जो है हमारे यहाँ, जो हम अभी फर्स्ट लेवल पर पढ़ रहे हैं, उसका फॉर्मूला ये रहेगा। तो आप जब भी सम्स में अप्लाई करोगे, यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला इन न्यूमेरिकल्स, ओके? और अगर थ्योरी में पूछे एक्सप्लेन करो एडी के कंपोनेंट्स, तो हम ये वाले करेंगे जो अभी मैं समझाऊंगी आपको। यहां तक सबको क्लियर हो गया बच्चा? यस बेटे। ये कौन पूछ रहा है? नाम बताना। हेलो, कौन है? मैं एक मिनट दोबारा
सौम्या, सौम्या आई लव यू फॉर दिस। मैं काश मैं तुम्हारे सामने होती तो मैं तुम्हारी खूब पिटाई करती। हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जी, बताओ बाकी सारे बच्चा। सौम्या राजे, सौम्या डार्लिंग, बेटे हमने एजम्पशंस जब नेशनल इनकम में भी पढ़ा था तो पढ़ा था हाउस होल्ड इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंजम्पशन, तभी तो देश ठीक चलता ना। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड की ना, नहीं तो लड़ाई झगड़ा ही होता। इसको बोला भाई तू प्रोडक्शन कर, हम कंजम्पशन करेंगे, तू कंजम्पशन नहीं कर रहा, हम यहां से तेरे से सामान लिया करेंगे, तुम हमसे हमारी सर्विसेज ले लेना, तो पैसा सर्कल में घूमेगा। याद आ गया राजे? आ गया। तो हाँ, अब हमें पता है तुम ठीक कह रहे हो, तो क्योंकि हमारे घरों में हम ये टर्म्स बोलते हैं कि हमने इस बार इतना इन्वेस्ट किया प्लॉट में, गोल्ड में। एक्चुअली हमने, हाउस होल्ड ने इन्वेस्ट नहीं किया, हमने सेव किया गोल्ड में। मैं भी कह देती थी है ना पहले, जब इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई थी, कि भाई इस महीने ना मैंने जो बचे ना पैसे, मैंने ना गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। अपने मम्मी को कहती थी गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने गोल्ड में क्या किया, सेव किया। हाउस होल्ड इज नॉट सपोज टू इन्वेस्ट। ज्ञान स्थान नहीं कहेगा मैंने गोल्ड में सेव किया, ज्ञान स्थान कहेगा मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, क्योंकि फर्म्स आर सपोज टू इन्वेस्ट and household is supposed to consume and keep the savings in the bank so that the same saving can be used in production by firms. Clarity आ गई बेटा? हाँ कोई बात नहीं है, इतनी लाइट आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके, ठीक है, मन में सवाल है तो आ गया। चलिए अब इतनी बात, और भी किसी के मन में किसी भी तरह का सवाल हो फटाफट पूछ लो, सफाई कर दे फटाफट से गड़बड़ सवालों की। है नहीं है? जल चलूं आगे? चलो फिर आगे चलते हैं। अब मैं सबसे पहले थ्योरी क्वेश्चन कराने वाली हूं, जो तुम्हें अभी बैठे बैठे याद करा दूंगी। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड पेपर में आएगा 3 मार्क्स के लिए या 4 के लिए। अगर पूछे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो फिर कौन से बोलोगे बताओ जरा? हाँ मुझे कोड में बताओ, कोड में, आप कोड में याद करेंगे। हाँ जी, CIG X माइनस M। कॉम्पोनेंट्स बोले तो सारे देने हैं बेटा, 4 नंबर में तो चारों ही देने हैं, 3 में पक्का? बाकी लोग बताओ भाई। हाँ जी बेटे, 4 नंबर में चारों कंपोनेंट, 3 में भी चारों दे दे, 3 में 2, एक गड़ासी का नहीं बेटे। देखो कंपोनेंट्स का मतलब उसके टुकड़े, उसके पार्ट्स, है ना, उसके पार्ट्स। कितने पार्ट्स है एडी के? 4। सो हाउ डू यू चूज कि 3 में मैं 3 दे देता हूं, कैसे पता कौन से 3 इंपॉर्टेंट है इनमें से? बताओ तीनों में से, चारों में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बताओ जी। इक्वली इंपॉर्टेंट है। इट्स समथिंग लाइक घर में अगर किसी पेरेंट के, किसी कपल के 4 बच्चे हैं और कहीं जाना है, तो वो कैसे चूज करे? कंपोनेंट तो 4 ही है ना भाई, केड़े अच्छे हैं? कहते सारे ही अच्छे मेरे, वही ठीक है, तो 2 क्यों ले जाएगा भाई तू? 4 है तो चारों ही जाएंगे, समझ गए? लेकिन 2 सेक्टर मॉडल, एडल्ट मूवी देखने जानी है तो बड़े वाले 2 चलो बेटा, ये कंडीशन हो गई। तो वो कहता है 2 सेक्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या है, तो बोला जी C+I है। लेकिन टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं? 4। तो 2 नंबर दे, 3 दे, 4 दे, सारे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सी, हाँ क्या आता है बेटा? नहीं, नो, फिर तो उसने स्पेसिफाई किया 2 सेक्टर, तो सिर्फ C+I देना है। गॉट इट? राइट। अच्छा, अब तुम्हें आता है पेपर में जी 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया। सबसे पहला हेडिंग है सी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो याद करने का तरीका कितना आसान है। कंजम्पशन कौन करता है? पहली लाइन में लिखा, हु डज कंजम्पशन? हाउस होल्ड। कंजम्पशन कितनी होगी ये किस चीज पे डिपेंड करेगी भैया? हाँ, मैं कितनी कंज्यूम करूंगी डिपेंड करेगा मार्केट में, इनकम पे। भाई मेरे जेब में पैसे कितने हैं, मोर द इनकम मोर विल बी द डिमांड, सो इट विल ऑल डिपेंड अपॉन। और ज्यादा अच्छा कर दो, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल का मतलब होता है वो इनकम जो टैक्स देने के बाद बचती है, आफ्टर पेइंग टैक्स।
अगर किसी नेशन में टैक्सेस ज्यादा हो तो डिस्पोजेबल इनकम कम होती है, अगर टैक्सेस कम हो तो इनकम ज्यादा होगी खर्चने के लिए। अच्छा, हाउस होल्ड किस तरह की चीजों पर पैसा लगाता है? कंजम्पशन गुड्स पर, है ना? वो गुड्स एंड सर्विसेज जो उन्होंने कंजम्पशन के लिए ली हैं, बट प्रोडक्शन के लिए नहीं ली। ये हो गया जी पहला कंपोनेंट, पता तुम्हें? दूसरा कंपोनेंट आय। इन्वेस्टमेंट कौन करता है बच्चों? वेरी गुड, हम वहां लिखेंगे सेंटेंस में, भैया फर्म इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट किन चीजों पे करती है फर्म? किन चीजों पे? वेरी गुड। पेपर नेशनल इनकम में हमने कहा था आंखें बंद करके ध्यान लगाओ, प्रोडक्शन करने वाली गुड्स पर जी एसेट्स बनाती है, इन्वेस्टमेंट करती है। कैपिटल गुड्स पर, दोज गुड्स विच आर हेल्पफुल इन फर्दर प्रोडक्शन, है ना? अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है कि फर्म कितनी इन्वेस्टमेंट करेगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये पढ़ के बैठी है बच्ची, तेरे क्लास में स्कूल में पढ़ा दिया ये चैप्टर, अच्छे से पढ़ा होगा बेटे। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इनकम पे नहीं। फर्म इनकम से पैसा नहीं लगाती। अगर मार्केट में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट क्या करेगी? बढ़ाएगी कि कम करेगी? बढ़ाएगी, क्योंकि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस कॉस्ट का गिरना, प्रॉफिट का बढ़ना। तो भैया इट ऑल डिपेंड्स। मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट अभी बढ़ रही हो तो समझो इस कंट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया, फेवरेबल कंडीशंस हो गए, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। सो फर्म कैपिटल गुड्स पर पैसा लगाती है, उस सारा डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। गॉट इट? जी एक्सप्लेन करते हैं। जी, जी यानी एक्सपेंडिचर मेड बाय। वेरी गुड। गवर्नमेंट किस टाइप की गुड्स खरीदती है? गुड्स के नाम होते हैं, पब्लिक गुड्स बोलो ना, याद है ना? पब्लिक गुड्स, नॉन राइवलरियस पढ़ा था पीछे। पब्लिक गुड्स भैया, सोशल गुड्स कह लो। यस, सोशल गुड्स, इसमें सब आ गया। गवर्नमेंट लेती है, रोड्स के लिए सामान बनाती है, स्कूल में बच्चों पढ़ाने के लिए लेती है, स्ट्रीट लाइट, डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन, सब सामान लेती है भैया। गवर्नमेंट कितना पैसा लगाएगी इन चीजों पर, ये किस पे डिपेंड करता है? गवर्नमेंट की इनकम पे नहीं। बेटा बजट में तो पिटाई हो जानी है, रुक जा पहले मैंने डांट लेंदे मैंने एक मिनट। बजट में इंडिविजुअल का बजट और गवर्नमेंट के बजट में फर्क क्या था? गवर्नमेंट पहले खर्चा लिखती है फिर इनकम इकट्ठा करती है, तो ये तो इनकम पे डिपेंड ही नहीं करता, नियत पे करता है, करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। आप क्या कह रहे थे, बोलो साची? एक्सपेंडिचर ऑन, हाँ, किस पे डिपेंड, किस पे करता है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है, गवर्नमेंट कैसी है, उसका फोकस कैसा है, समझ रहे हो? कोई कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पिछले 5-6 साल में इतना जबरदस्त हो गया, मे भी इस गवर्नमेंट को लगा इंफ्रास्ट्रक्चर ही मेन फोकस होना चाहिए। उससे पहले वाली गवर्नमेंट ने गरीबों को 3-2-1 रुपए में खाना बांटा, मे भी उनको लगा कि वो होना चाहिए। तो भैया गवर्नमेंट किस तरह का सामान खरीदेगी, इट विल एब्सोल्युटली डिपेंड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज दे हैव, या व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट वी हैव, उनका माइंडसेट, उनका सोच कैसा है। किसी को लगता है, हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो बोलो, हो गया, बोलो। आइडियोलॉजी वर्ड पता है क्या हो जाता है, थोड़ा पर्सनल हो जाता है, फिलोसॉफिकल वर्ड है, इसलिए नहीं यूज करते, इसलिए बोलते हैं गवर्नमेंट की पास्ट और प्रेजेंट पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट की पास्ट यानी उसकी हिस्ट्री कैसी रही है और उनका फोकस कैसा रहा है, बस। है तो आइडियोलॉजी वर्ड सही है तेरा, लेकिन हम यहां नहीं यूज कर सकते, वो फिलोसॉफिकल वर्ड है, इकोनॉमिकल नहीं। इकोनॉमिकल मतलब पास्ट एंड प्रेजेंट पॉलिसीज कैसी हैं, उनकी सोच, उनका सिस्टम किस तरह का मेमोरेंडम लेकर आई है, उस पर डिपेंड करता है भाई। अब देखो, तुम अभी देखो ये एजेंडास देखा करो, वो प्रियंका गांधी ने अनाउंस किया हम फ्री में स्कूटियां बांटेंगे, है ना? किसी ने कहा
हम फ्री में फलाने चीज बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे। एक तरफ ये चल रहा है प्रोपोगेशन, दूसरी तरफ वो कहते हैं जी हम ये वाली यूनिवर्सिटी खोल दी, अब हमने यहाँ पर लखनऊ में कोई जो है वो खोल दिया जी, स्पोर्ट्स सेंटर खोल दिया। अब दोनों की विचारधारा ये अलग अलग है ना। अब किसी को तो फ्री में अच्छा लगेगा भाई, फ्री में मिल रही है स्कूटी लड़कियों को, वो कहते हैं जी लड़कियों की ट्रेवलिंग मुफ्त कर देंगे। ये एक का सोच है और उसका हिसाब किताब है। हम ये नहीं कहते ये गलत है और ये सही है, सभी सही है, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस फ्री वाली भी होगी जिसको वो पसंद है। वो कहते हैं जी वो तो उनके जैसा बंदा ही कोई नहीं, अखिलेश जैसा फ्री में ये देगा, फ्री में इंटरनेट देगा, फ्री में लैपटॉप देगा। कोई कहता है नहीं भाई हम वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, इतने सालों से दंगे नहीं हुए यहाँ पर, हमें वो पसंद है। तो इसका मतलब ऑडियंस हर चीज के लिए है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन उस गवर्नमेंट का सोच स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी फॉर्मेशन का बेस क्या है। ठीक है राजे, राइट। किसी और का कोई सवाल यहां तक? x माइनस एम में हमने हमेशा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मीनिंग दिया है, बस इसका यहां पे कुछ और एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हम नेट एक्सपोर्ट्स के बारे में। ये तुम्हें याद हो गया ना, ये देखते ही याद हो जाना चाहिए। इसके कीवर्ड्स ऐसे ही नोट कर लो, क्लिक कर लो इसे, यही आंसर है। अभी खोलती हूं मैं आंसर, चलो यहां आ गए। ये राजी हमारा क्वेश्चन कहां है? 3rd नंबर, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स। 3 से 4 नंबर का आंसर है। ये देखिए जी, CIGX माइनस M इज द फॉर्मूला। फर्स्ट इज कंजम्पशन, हाउस होल्ड। अंडरलाइन कर लेना अगर हाथ में पकड़े हुए फिजिकली, नहीं तो जब निकाल लोगे प्रिंट तब करना। भैया ये कौन सी चीजों पर है? कंजम्पशन गुड्स पर, कंजम्पशन के लिए जो खरीदी गई। किसने खरीदी? हाउस होल्ड ने। अंडरलाइन, हाँ अंडरलाइन कर लेना है। गुड्स सर्विसेज कंजम्पशन, हाउस होल्ड किस पे डिपेंड करता है? डिस्पोजेबल इनकम पे। बन गया, पैराग्राफ बन गया, नो नीड टू क्रैम। गवर्नमेंट पे आगे, गवर्नमेंट किस पे लगाती है? पब्लिक नीड्स की गुड पर, जैसे स्कूल हॉस्पिटल। किस पे डिपेंड करता है? पास्ट प्रेजेंट पॉलिसीज, उनका ट्रेडिशन, उनकी हिस्ट्री। इन्वेस्टमेंट करता कौन है? प्राइवेट एक्सपेंडिचर। फॉर्म्स ऐड कर लो, वर्ड करना है तो। एक सेकेंड बच्चों, होल्ड करना जरा, बस 1 सेकेंड, दैट्स इट। ओके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में अगर वर्ड फॉर्म मिसिंग है तो आप ऐड कर सकते हो। वैसे यहाँ प्राइवेट लिखा है, ऑल प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स। किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसे और इलेबोरेट करना चाहो तो लिख दोगे, इफ देयर इज लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट वी विल फाइंड मोर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। और लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स, जिसको बोलते हैं गैप बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आइटम्स। एक्सपोर्ट का मीनिंग दिया, इंपोर्ट का मीनिंग दिया। Anyone having any issue tell me, else I will move further on 4th number question. बोलिए जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, याद हो जाना चाहिए क्वेश्चन। हो गया? ठीक है जी। अब हम चलेंगे आगे, जहां पर हमें एक्सप्लेन करना है एग्रीगेट डिमांड विद द हेल्प ऑफ अ स्केड्यूल एंड अ डायग्राम। चलो ये स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड में अब मुझे चाहिए सी और आई, हाँ या ना? अब सारा जो होगा ना वो 2 सेक्टर मॉडल चलेगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कह रहे हैं। डायग्राम और स्केड्यूल ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इसलिए जैसे ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आए तो आप सिर्फ 2 कंपोनेंट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। AD इज इक्वल टू C प्लस आई। अब एक इसमें ना ये पूरे उसमें तीनों चैप्टर्स में ऑलमोस्ट सेम ग्राफ और सेम स्केड्यूल चलता है। तो आपने एक स्केड्यूल परमानेंट जो समझना है और याद करना है वो क्या है, चलो पहले वो समझ लेते हैं। वो AD से हट गया पहले। चलो Y हम लेते हैं इनकम के लिए। Y इज द शॉर्टकट ऑफ इनकम। हमारे यहाँ ना ये चैप्टर पूरा कुछ अजम्पशन बेस्ड है, वो अजम्पशन के बेस्ड पर ये स्केड्यूल बनेगा। सबसे पहली अजम्पशन जो मैं रियलिस्टिक वे से समझाऊंगी कि भाई रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, वो क्या है? क्या देश की इनकम, या देश छोड़ो पहले एक बंदे पे आते हैं, क्या किसी की इनकम 0 हो सकती है बच्चों? अच्छा हाँ, तुम्हारी इनकम कितनी है? चिल्ड्रन तो जो तुम फॉरेन में तो इतने चिल्ड्रन कमाते हैं, बट तुम अभी एडल्ट में हो। चिल्ड्रन कितने? वोटिंग राइट आगे आगे कि नहीं? वोट बन के बनवाई नहीं है? बनवाओ अपनी वोट्स, दैट्स योर राइट। हाँ, सो बेटर गिव।
सो भैया तुम्हारी इनकम जीरो है, किसी की भी इनकम जीरो हो सकती है। आज किसी की नौकरी चली गई, उसकी इनकम जीरो। देश की इनकम, पहले ना मुझे समझाने में बड़ी मुश्किल होती थी कि देश की इनकम जीरो हो सकती है, क्योंकि पढ़ तो मैक्रो रहे हैं, कहते देश की कैसे जीरो हो सकती है। देखो कोरोना में हो गई थी जीरो, सारे यूनिट्स बंद। 70 साल में कभी रेलवे नहीं बंद हुआ था, वो भी कोरोना के केस में बंद हुआ। मतलब भैया ये सिचुएशन हो सकती है कि इनकम इज जीरो। ओके, आप बताओ नेगेटिव इनकम कैसे होगी? घर से लेके पैसे चक्के। तो फिर आप डिससेविंग कहो ना उसको। लॉस हुआ तो मतलब आपने सेविंग हिलाई। हाँ, सेविंग माइनस हुई बेटा, इनकम तो अर्निंग है ना। एक और देखो ध्यान से, ये बस ये अगर स्केड्यूल समझ आ गया, समझो चैप्टर समझ आ गया। बस आज मैंने स्केड्यूल पे ध्यान देना है। आप देखो, मेरी तुम्हारी इस टाइम पर इनकम जीरो हो सकती है व्हेन देयर इज नो प्रोडक्शन। जैसे प्रोडक्शन हुई इनकम बढ़ी, और प्रोडक्शन हुई और बढ़ी। इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है कि गिरती है? वैसे एक जनरल सिनेरियो में बढ़ती है। आप सबके पेरेंट्स से पूछना, मैंने अपनी जॉब, पहली जॉब 5000 रुपीज से शुरू की थी। बढ़ते 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 जो मैंने लास्ट जॉब छोड़ी थी वो मैं 1.25 पे थी। उसके बाद चलो फिर मैंने क्या हुआ, हाँ उसके बाद तो फिर मैंने अपना बिजनेस स्विच किया। तो नॉर्मल सिनेरियो में इनकम क्या होती है? बढ़ती है। पहले क्या थी मेरी, जब मैं ग्रेजुएशन करके निकली, जीरो। फिर क्या हुआ? बढ़ी। अपने पेरेंट्स से भी पूछना, अपना ग्राफ बनाएंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पहले वो जीरो पर थे, जैसे निकले जॉब ढूंढ रहे थे, नहीं मिली, जीरो इनकम, कुछ नहीं मिल रहा, अभी घर वालों से ले रहे हैं। फिर 10,000 की नौकरी की, फिर आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ी। बीच के कुछ चीजें छोड़ दीजिए जो लॉसेस हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं बीच में। हम कोरोना को ओवरऑल स्थिति में नहीं गिनते, ये बीच के एक्सेप्शनल केसेस। किसी को सडन लॉस आ गया या कोई प्रायोरिटी चेंज हो गई, जैसे मैंने 1.25 से फिर छोड़ दी जॉब क्योंकि मेरे को अपने बच्चों को देखना था, छोड़ ही दी। ये नहीं हमने स्टडी करना, हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करते हैं। ओवरऑल सिनेरियो क्या कहता है? तुम्हारी अभी इनकम जीरो है, तुम्हारी पहली जॉब लगी, पैसा आया, अगली जॉब में बढ़ेगा कि कम होगा? रूटीन में अगर ऐसा चलता रहे, बढ़ता है कि कम होता है? हाँ बिल्कुल। तो बस हमें इस बेसिस पर यह बात याद रखनी है कि भैया इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होती है। हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे एक कांस्टेंट रेट पर बढ़ा दिया, अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज कर दिया। ये आपको परमानेंट याद रखना है। वाई जीरो हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, लेकिन जब जॉब लग गई फिर बढ़ेगी, फिर अगली जॉब गए और एक्सपीरियंस ऐड हुआ और स्किल्स ऐड हुए और जॉब बदली, बढ़ती गई। यहां तक किसी का कोई कंसर्न हो तो आप मेरे से पूछे, नहीं तो मैं फिर सी पे चलूं। सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन। हाँ जी बोलिए, वाई में किसी का कोई इश्यू? जल्दी बोलो, टाइम भाग रहा है। नो, ओके, सी पे आ गए। कंजम्पशन का पैटर्न क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड। जब हमारे घर में कोरोना टाइम पर इनकम जीरो थी, क्या सबके घर में खाना मिला? सभी को मिला। रिमेंबर, जो लोग बिल्कुल, हमारे पास तो चलो कह रहे हैं बैंक में पैसे थे हमने कर लिया, जिनके पास नहीं भी थे वो भी खाने की वजह से कोई नहीं मरा। तुमने वीडियोस देखे होंगे, उस टाइम लोगों के पास इतना ज्यादा खाना इकट्ठा हो गया, इतने सारे लोग आ गए एनजीओस कि उन्होंने फेंके हैं पैकेट्स, पता है तुम्हें? इट मीन्स ऐसा, चाहे वो ऐसा जरूर हुआ कि भाई तुरी पड़े यहां से बिहार जाने के लिए, पैदल ही चले गए तो रास्ते में गिरा गए या कुछ और हो गया या बीमारी लग गई या मर गए, लेकिन कोई भी बंदा देश में भूख से नहीं मरा। इसका मतलब जब भी कभी कहीं भी इनकम जीरो हो, कंजम्पशन जीरो कभी नहीं होती। रिमेंबर, ये चाहे एक इंडिविजुअल हो, चाहे एक स्टेट हो, चाहे वो नेशन हो, कंजम्पशन इज नेवर जीरो। तो इस जीरो लेवल की कंजम्पशन को कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या कहते हैं? यस, आई से ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी बार पे, ये एग्जिस्ट करती है सी बार से, सी के ऊपर बार। इसे पूछा जाएगा ये कब होती है? ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी ये इंडिपेंडेंट होती है, तभी तो इसका नाम क्या है? ऑटोनोमस। इसके बाद वाली जो होती है उसे कहते हैं इंड्यूस्ड मतलब डिराइव्ड। इसके बाद वाली जो है वो इनकम पे डिपेंड कर सकती है, लेकिन जीरो लेवल वाली तो भैया इनकम पर डिपेंड नहीं करती।
40 है। अब इसको भी मैंने अपनी, अब कंजम्पशन भी, एक और बात और समझो, अपने पेरेंट्स से पूछो जब वो पहली जॉब में थे और 10,000 कमाते थे तब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था, अब जब वो 1 लाख कमाते थे तब कैसा था, अब जब उनकी 10 लाख हो गई तो कैसा है, बड़ा होगा कि कम हुआ होगा इनका कंजम्पशन पे? यस यस, द मोर वी अर्न वी चेंज द पैटर्न ऑफ आर बाइंग, हमारे स्टैंडर्ड्स चेंज होते हैं, हमारे मॉडल्स, हमारे ब्रांड्स बदल जाते हैं, तो भैया कंजम्पशन भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है। तो अगर मैंने y को 100 से बढ़ाया तो मैं इसको 80 से बढ़ाऊंगी, 120, बताती हूं क्यों, 200, 280, इसको कान खोल के समझ लेना अच्छे से, बस इसके बाद फिर तुम्हें कोई पंगा नहीं आएगा। ये आ गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया कि भाई इनकम का रेट, क्या किया मैंने, इनकम के बढ़ने का रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इनकम is more than the rate of increase in consumption. Can anyone tell me, is this true? दोबारा से, इनकम के बढ़ने की स्पीड, इनकम भी बढ़ती है, कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट इनकम ज्यादा स्पीड से बढ़ती है देन कंजम्पशन, हाँ या ना? सेव करता है? वेरी ट्रू एंड परफेक्ट आंसर, आई विल गिव यू 10 on 10 ऑन दिस। हम ना इस बात को समझने के लिए मैं हमेशा रिलायंस वालों का एग्जाम्पल लेती हूँ। रिलायंस भी जमीन से उठा है, धीरू भाई अंबानी, है ना, उनकी बच्चों शुरू शुरू में ना जब इनकम हमारी कम रहती है, कम होती है, से फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम है 10,000, मेरी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी हो रही 10 में, आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट राइज, मेरी इनकम हो गई 20,000, अब मेरी नीड्स पूरी होने लगी, अब मेरी इनकम हो गई 30, नीड्स तो पूरी हो चुकी हैं, अब मैं क्या करूंगी, आई मे अपग्रेड माई सेल्फ, कैसे, फोन अपग्रेड करता, कंप्यूटर अपग्रेड करता, कपड़े ब्रांड अपग्रेड कर दिए, अब मेरी इनकम होगी 1 लाख, और अपग्रेड कर लिया, अब मेरी इनकम होगी 20 लाख, और कितना अपग्रेड होना है, इसका मतलब बेसिक नीड्स तो हो चुकी होती है ना बेटा इनसे, इसका मतलब ऐसे लेते हैं, रिलायंस की इनकम मल्टीप्लायर इफेक्ट पर है इस टाइम पर, मेरे ख्याल है हर रोज के उनके, इफ मैं बहुत लाइट सा नंबर लेती हूँ, रोज के 10-20 करोड़ तो आते होंगे, ज्यादा होंगे वैसे, हर रोज के, है ना? क्या इनके घर का खर्चा भी 20 करोड़ की स्पीड से बढ़ रहा होगा? हुन तो उन्होंने गोल्ड की टॉयलेट सीट लगा ली, गोल्ड की थालियां बना ली होंगी, अब गोल्ड खाने तो नहीं लगे होंगे ना राजे, खाते तो रोटी होंगे ना। 35 लाख रुपए के कप में नीता अंबानी सुबह चाय पीती है जो कि 3 लाख रुपए की होती है, हुन पी ली, अब क्या करोड़ रुपए की क्या करेगी? आप मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? इसका मतलब हमेशा हमारे घर में भी खर्चा बढ़ता है, तभी तो मैंने बढ़ाया है, कंजम्पशन बढ़ाई है, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ता बेटा जिस स्पीड से हमारी इनकम बढ़ती है। तुमने जिसने कहा हम सेव करते हैं, इसी वजह से तो हम सेव करते हैं। हेलो, बात समझे? तो इनकम बढ़ने का कंजम्पशन, बोले इनकम का कंजम्पशन से रिश्ता कैसा है? डायरेक्ट, मोर इनकम मोर कंजम्पशन, पर क्या सारा खर्च दोगे? नो, तभी तो फिर सेविंग बढ़ने लगती है। सेविंग कैसे निकलती है? द फॉर्मूला ऑफ सेविंग इज y माइनस सी, इनकम में से आपने खर्चा किया, ये इंडियन फॉर्मूला है भाई, घर में इनकम आई, जितना खर्चा गया, बाकी कहां गया? बैंक में। तो पहली सेविंग कितनी? -40, क्योंकि भाई जब कुछ कमा नहीं रहे थे कोरोना में, सिर्फ बैंक से निकाल रहे थे डिस सेविंग, अभी भी इनकम शुरू नहीं हुई थी कोरोना टाइम पे, पर खर्चे तो उतने ही थे, अभी भी डिस सेविंग्स। फिर एक टाइम आया जितना कमाया उतना खाया, नो सेविंग, फिर हमारी सेविंग देखो पॉजिटिव होनी शुरू हो गई, बढ़ते गई और फिर बढ़ती गई। ये तीनों बातों को समझने में किसी को दिक्कत हो तो बोलो, आज हम इतने पे ही रोकेंगे। इसमें से कोई भी पॉइंट पूछने वाला है तो पूछ लीजिए, एल्स वी विल स्टॉप हियर एंड वील कंटिन्यू टुमारो। मैंने मेजर काम करा दिया अगर आपको ये समझ में आ गया तो। हाँ, इंड्यूस वैसे मैंने आज वैसे ही बोल दिया, पर मैंने आज बनाना नहीं था, पहले बताती हूँ क्या है। इंड्यूस का मतलब होता है
डिपेंडिंग ऑन समथिंग। ठीक है, तो ये जो इनकम है, जीरो लेवल की इनकम पर जो कंजम्पशन है वो है ऑटोनोमस। क्यों है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये मैटर नहीं करता मेरे घर में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट मैंने कंज्यूम तो करना है। सो व्हेन इट इज इंडिपेंडेंट एंड नॉट डिपेंडिंग ऑन इनकम इज व्हाट इज कॉल्ड ऑटोनोमस। लेकिन इसके बाद वाली जितनी कंजम्पशन है, इसका मतलब कंजम्पशन दो तरह की है, ऑटोनोमस प्लस इंड्यूस्ड। कहना ये चाहती थी, इंड्यूस मतलब दूसरी वो टाइप की इनकम होती है जो कि कंजम्पशन होती है जो किस पे डिपेंड करती है? इनकम पर डिपेंड करती है। द मोर आई विल अर्न द मोर यू। अच्छा, तुम्हारी डिमांड्स भी तुम्हें पता था कि कोरोना में हमने डिमांड भी नहीं करनी, तुमने जिद भी नहीं की मेरे को बुलेट चाहिए और ये चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता था घर में इनकम नहीं आ रही, पता था ना। लेकिन फिर उस टाइम पर हमारी नीड पता क्या थी? घर में अच्छा खाना बना लो, ये बना लो, घर में बनना था सब कुछ। तो हमारी उस टाइम की कंजम्पशन नीड्स थी, क्योंकि हमें पता था इनकम क्या है? जीरो। जैसे ही पापा की फैक्ट्री खुली, काम चलना शुरू हो गया, अब हमने अपनी अपनी डिमांड्स रखनी शुरू की। इसका मतलब अब जो तुम कंजम्पशन कर रहे हो वो किस पे डिपेंड कर रही है? पापा अब तो आपका प्रॉफिट आ गया, मेरे को ये ले दो, या मेरे ये हो गया अब ये ले दो। इसका मतलब ये जो बाद वाली जो भी कंजम्पशन इनकम के बेस पर हो वो होती है इंड्यूस्ड। जो कंजम्पशन इनकम पर डिपेंड ना करती हो उसे क्या कहते हैं? ऑटोनोमस। इस पे अभी वैसे मैंने डिटेल में अभी आगे और भी बताना है यहां। हाँ, नहीं अभी नहीं बनाना, अभी नहीं बनाना, मैंने जो बनाया हुआ है वही बनाना है। अभी मैंने सिर्फ आपको ए वाई और सी समझाना है, आई मैं कल समझाऊंगी, फिर इसका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी कुछ नहीं बनाना, ठीक है।